तो देखिए एक बार फिर से, तो बिजनेस साइकिल क्या रहा? बिजनेस साइकिल कोई इकोनॉमी है, वो शुरू होती है, अपने पीक पर पहुंचती है, फिर गिरने लग जाती है, फिर अपने बॉटम पे आती है, टच करती है, पीक पे जाती है, और ये गिरती बढ़ती चली जाती है। समझे? क्यों होता है उसके हमें कॉजेज़ पढ़ने हैं। एक कौन कौन सा दौर झेलना पड़ जाता है, एक इकोनॉमी को किन किन दौर से गुजरना होता है, वो हमें पढ़ना है, जिसे हम फेजेस कहते हैं। इसके अपने कुछ फीचर्स बताए हुए हैं, इन्हीं के बेसिस पे कुछ बिजनेस डिसीजन लिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर इस चैप्टर में सीखनी है। डन? आज ये लैग बहुत मार रहा है, बहुत ज़्यादा। क्या हो गया इसको? ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। ड्यूरिंग 1920s यूके, यूके मतलब हाँ, आजकल भारतवासियों के लिए यूके उत्तराखंड हो गया है। तो 1920 में के दौरान यूके ने देखा एक रैपिड ग्रोथ इन जीडीपी, ठीक है, प्रोडक्शन लेवल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो अच्छा, ये जो ग्रोथ है उसे क्यों मिली? बाय न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज असेंबली लाइन। यूके ने महसूस किया एक बहुत अच्छा ग्रोथ मिल रहा है जीडीपी में। क्यों मिल रहा है? क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, प्रोडक्शन के प्रोसेस को चेंज किया जा रहा था, असेंबली वाला प्रोसेस अपनाया जाने लगा, मतलब पार्ट कहीं और बनवाएं और मंगवा लें अपने यहाँ और लेके नट बोल्ट कस के और प्रोडक्ट तैयार। तो इससे प्रोडक्शन तेज हो रहा था, है ना। तो इससे क्या हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो कॉज्ड एन अनप्रेसिडेंट राइज इन स्टॉक मार्केट वैल्यू। इकोनॉमी में स्टॉक मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छे से, बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। कब देखा अमेरिका ने ऐसा? अमेरिका तो नहीं है, ये तो यूके है, ब्रिटेन। पता नहीं अमेरिका क्यों ध्यान में आ गया था, तो ब्रिटेन की बात है ये। ऐसे ही चाइनीज़ को देखें, तो चाइना में भी रिसेंटली उन्होंने महसूस किया कि उनकी इकोनॉमी कैसी जा रही है, स्लो डाउन जा रही है, और उनके जो फाइनेंशियल माइम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक डिक्लाइनिंग साइकिल में जा रहे हैं, मतलब लगातार गिर रहे हैं। समझे? और एंड पैनिक अक्रॉस मच ऑफ द वर्ल्ड एज कंट्रीज ऑफ नियरली एवरी कंटिनेंट सी एस्केलेटिंग राइज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड स्लम रिस्क। सॉरी, वही थोड़ा सेंटेंस बिगड़ गया मेरा भी। अच्छा, क्या हो गया ऐसे? एस्केलेटिंग रिस्क ऑफ प्रोलॉन्ग्ड स्लम, क्या कि एक पैनिक सा क्रिएट हो रहा था इकोनॉमी में। पैनिक समझते हो? घबराना, मतलब पूरी इकोनॉमी जो है घबरा रही थी, ठीक है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अब रिस्क, एक्सक्लेटिंग का मतलब होता है बढ़ते जाना, ठीक है। तो एक्सक्लेटिंग रिस्क ऑफ प्रोलॉन्ग्ड स्लम्प्स, लंबे समय तक स्लम्प रहना पड़ेगा, हैं, ऐसा डर उनको आ गया था। पॉलिटिकल डिसरप्शन एंड फाइनेंशियल लॉसेस। क्या दिखा यहाँ पर? एक तरफ तो हमारा नहीं, दूसरों का ब्रिटेन,
तो ये ब्रिटेन जो कि एक दौर था जब वो अपने अच्छी खासी ग्रोथ पा रहा था। इसी तरह चाइना का भी एक ऐसा दौर आ गया जब उसमें लोग घबराए महसूस हो रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इन दोनों ही इकोनॉमियों में एक ऐसा समय, एक ऐसा फेज़ आया, ठीक है। इंग्लैंड में भी और चाइना में भी एक फेज़ आया। इंग्लैंड में वो अपने एकदम पीक पर पहुंचने वाला फेज़ आ गया, और चाइना में अपने एकदम बॉटम पे पहुंचने का टाइम आ गया था। एक तरफ देखेंगे, अगर यूके वाले एग्जांपल में देखेंगे तो यूके में क्या दिख रहा है हमें? बूम दिखाई दे रहा है। और वहीं चाइना में देखेंगे तो बिगिन ऑफ रिसेशनरी फेज, है ना, मंदी का दौर स्टार्ट हो गया। जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इन्फ्लेशन का दौर है, और जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो रिसेशन या डिफ्लेशन का दौर है। यहाँ पर तो ये सारी बातें बता रखी हैं। बाकी अब यहाँ देखो, किसी भी बिजनेस साइकिल में अगर हम देखेंगे तो क्या देखने को मिल जाएगा? 4 फेज देखने को मिलेंगे। पहला फेज इज एक्सपेंशन, नीचे से ऊपर जाना। दूसरा फेज पीक या बूम या प्रॉस्पेरिटी। ये वर्ड पहले भी कहीं पढ़ा होगा तुमने, या पहली बार पढ़ रहे हो? 12th के अकाउंट में। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। टेलर। प्रॉस्पेरिटी का मतलब ही होता है एकदम मैक्सिमम लेवल तक, ठीक है। तो पीक कहो चाहे बूम कहो चाहे प्रॉस्पेरिटी कहो, तो तुम्हें कौन सा नाम याद रखना है? तीनों ही याद रखने हैं। सर बूम नीचे भी है, बूम ऊपर भी है। बूम ये अप स्विंग है, बूम और अप स्विंग। कुछ भी कह सकते हैं, वो एसी के होते हैं। हाँ, अब एसी वाले हो गए हो तो अब पता चल गया एसी में भी कुछ होता है। देखो शान, अगला जो फेज आता है वो कॉन्ट्रैक्शन का आता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब ऊपर से नीचे। अच्छा, ये एक नाम को जाने पहचाने लग रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई में था एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन जब पॉइंट नीचे से ऊपर जाए, एक्सपेंशन मतलब पॉइंट का नीचे से ऊपर जाना, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब पॉइंट का ऊपर से नीचे आना। ऑल्सो कॉल्ड डाउन स्विंग और रिसेशन। कॉन्ट्रैक्शन को हम डाउन स्विंग भी कह सकते हैं, रिसेशन भी कह सकते हैं। और जो चौथा पॉइंट है वो है ट्रू और डिप्रेशन। देखो एक्सपेंशन क्या होता है? वो समय जब कोई इकोनॉमी में ग्रोथ दिख रही है, मतलब ये वाला जो टाइम होता है ये एक्सपेंशन है। इसके बाद ये है पीक, और देन ये वाला जो दौर है इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, एंड ये वाला जो टाइम है ये कहलाता है ट्रू या डिप्रेशन। ट्रू वर्ड सुना है कभी?
इसे अब जिन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में क्रिकेट वगैरह खेला हो, थोड़ा क्रिकेट में डूब के क्रिकेट खेला हो, तो उन्हें ये वर्ड पता होगा। वो उधर देख ले एक बार। ये था पेड़ भी जाना मेरे को। ये तो अकेडमी को 5-6 साल से जाना है। तो नहीं पता। बैट होता है, बैट का सबसे नीचे वाला हिस्सा तो वो होता है वो ट्रो होता है, तो ना तो होता है, वो तो होता है। यही होता है। हाँ, बात यह है कि वो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ट्रो से ट्रो हो जाती है। पहली तो ये है। तो फिर हाँ, ये क्या ना तो आगे रही। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बस। ये है तुम्हारा एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, टो। एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रो। एक्सपेंशन, पीक, फिर कॉन्ट्रैक्शन, ट्रो, चलता जाएगा। ये हर इकोनॉमी के अंदर है, ऐसा नहीं कि ये स्पेशली हम किसी इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर कोई इकोनॉमी इस तरह से चल रही है, जो कि जैसे ट्रेंड बता रहा है, ट्रेंड वाली लाइन की जगह हैं, अगर मैं ये इकोनॉमिक रियल जीडीपी देखो तो यहाँ लिखा हुआ है रियल जीडीपी, रियल जीडीपी वाली लाइन अगर ऐसे चल रही हो, ऐसे लहर के नहीं चल रही, सीधे सीधे जा रही है, तो ये तो फिर ऐसी इकोनॉमी है कि जिसमें कि मतलब मान लो कि कोने कोने में स्वर्ग है। मतलब इस इकोनॉमी में बच्चे बच्चे को कहीं किसी को तकलीफ नहीं है, और ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है। ठीक है, तो ये बात कहा जा सकता है कि कभी भी उस तरह की स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ऐसी स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बनती, किसी इकोनॉमी की नहीं बनती है। अब फिर सवाल उठता है कि अगर नहीं बनती है तो ये ट्रेंड वाली लाइन कहाँ से आ गई? मैं इसे पिटाई कर दूंगा। ये ट्रेंड वाली लाइन कैसे कहाँ से आई? जब ये लाइन बन ही नहीं सकती है तो ट्रेंड वाली लाइन क्या कहाँ से? ये ट्रेंड हमें क्या बता रहा है? ट्रेंड लाइन हमें बता रहा है कि एक लॉन्ग पीरियड में इकोनॉमी के हालात कैसे जा रहे हैं। ठीक है, ट्रो पर है, फिर पीक पर गया, फिर ट्रो पर आया, फिर पीक पर गया, फिर ट्रो पर आया, लेकिन अगर ध्यान दो केवल ट्रो की बात करें तो ये ट्रो भी तो बढ़ता जा रहा है, हैं? पहले ट्रो बहुत नीचे था, फिर थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये पहले ट्रो देखो, और उसके बाद देन उसके बाद, तो ये ट्रो भी तो ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने का मतलब है कि हाँ ये इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। ठीक भी बड़ा। उतार चढ़ाव आ रहे हैं इस इकोनॉमी में, लेकिन ये क्या कर रहा है, लॉन्ग टर्म में देखें तो अच्छे खासे अपनी जो है ग्रोथ दे रहा है। ठीक है, तो क्या ये दिन का ये भी बात हो रही है ना, एक साल में क्या। एक साल में तो एक चक्कर ये लग ही जाता है। लॉन्ग पीरियड में देखेंगे, लॉन्ग पीरियड तो काफ़ी सारे साल का एक साथ होता है, तो लॉन्ग पीरियड में देखेंगे तब हमें पता चलेगा। ये बिल्कुल एक साल की बात है ऐसा भी कंफर्म नहीं है। कोई इकोनॉमी हो सकता है कि अपने 2, 3, 4 साल 5 साल में पीक पर पहुंचती हो,
और कोई इकोनॉमी ऐसा भी हो गया होगा कि वो 1 8 2 साल में ही पीक पे पहुंच जाती है। कोई ऐसा भी होगा जो 10 12 साल 15 साल पे पीक पे पहुंचती होगी। तो ऐसा कभी नहीं होता किसी का डाउनफॉल नहीं होता। डाउनफॉल सबका होता है। तो अंबानी को देखो, पता है क्या है, उसका डाउनफॉल नहीं होता, उसका डाउनफॉल हमारे डाउनफॉल से बहुत, उसका डाउनफॉल अलग है, हमारा डाउनफॉल अलग है। उसका उसका जितने का डाउनफॉल होता है ना, सिर्फ उतने में हम लोगों की पूरी प्रॉपर्टी, पूरी जायदाद, पूरा देश गांव सब बिक जाता है। सर साथ में उसके खाएंगे बैठ के। जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं ना, तो हमारे के स्ट्रगल शुरू होते हैं। वो देखना लाइट आ गई, यहाँ से बैठ के लाइट का पता ही नहीं चल पाता है, मीटिंग हो गया है? गर्मी लग रही। देखना लाइट आ गई कि नहीं। आ गई। तेरा नाम आंध्रा, नॉन टच मी। देखो आगे। अब हर एक टाइम का मतलब एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रूप, इन हर फेज का हमें रीज़न पता करना है। एक्सपेंशन की बात करें, लिखाओगे क्या? लिखाओगे क्या? अभी तक लिखवाने के लिए कुछ आया नहीं है। चैप्टर दिवाली को हो जाएगा। अंडरलाइन करवा दूं जो लिखना है। यस सर, हाईलाइटर को लिखेंगे। अंडरलाइन कर लो जो जो लिखने को है। कोई नहीं सर। क्रॉस राइडिंग मतलब क्या बताया था तुमने? मैक्सिमम मैक्सिमम डेवलपमेंट। देखो ये कर लेना। बिजनेस साइकिल रेफर्स टू अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी एज मैनिफेस्टेड इन फ्लक्चुएशंस इन मेजर्स ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। इससे पहले मैंने तुम्हें अभी बताया था ट्रेड ऑपरेटिंग का। यस सर, एक बार होता है तो कोऑपरेटिव में भी कहते हाँ हाँ, ये देखो, ये रहा। हैं। Rhythmic fluctuations in aggregate economic activity that an economy experience over a period of time are called business cycle और trade cycle। तो ट्रेड साइकिल में प्राइस का बढ़ना घटना आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। इतना लिखने के बाद ये डायग्राम बना लेना। एक्सपेंशन क्या है? एक्सपेंशन तो इंक्रीज़ होना। इंक्रीज़ होना तो क्या इंक्रीज़ होगा बताओ ज़रा? जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी तो बढ़ रहा है। देखो, इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट, आउटपुट मतलब जीडीपी है ना, प्रोडक्शन। अरे प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज होना, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाना, कैपिटल एंड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इंक्रीज होना, कुल मिला के एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाना, है ना। सेल्स इंक्रीज होना, प्रॉफिट राइजिंग, स्टॉक प्राइस, स्टॉक प्राइस से प्रॉफिट आना। स्टॉक प्राइस मतलब शेयर प्राइस, उनसे भी हमें क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट होने लग जाए। एंड बैंक क्रेडिट इंक्रीज होना, यानी कि एक बैंक उधार ज़्यादा देने लगे।
तो हम कहेंगे कि वो अगर ऐसा सब हो रहा है मीन्स एक इकोनॉमी एक्सपेंशन फेज में आ गई है। अब इससे होना क्या है, ये फेज तब तक चलता रहेगा जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट ना आ जाए। अब देखना रीज़न क्यों एक्सपेंशन वाला फेज अपना पीक पकड़ता है ना। पीक पकड़ना अच्छी बात है या नहीं है? अच्छा है। वैसे तो किसी को मतलब अगर कोई समझदार हो तो वो पीक पकड़ना ही नहीं चाहेगा। उससे थोड़ा कम रहेगा। काम हो जाएगा ना पूरा। अरे तुम समझे नहीं, कोई अगर समझदार होगा तो समझेगा। पीक पकड़ना ही नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि मैं और आगे बढ़ूं। चाहेगा, मैंने कहा चाहेगा। पीक तो मैक्सिमम हो गया, उससे ज़्यादा बढ़ेगी। हाँ, चाहेगा। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो पीक पर पहुंचे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता उसका रीज़न अब तुम यहाँ देखोगे। तो सबसे पहली बात कि एक्सपेंशन फेज में एक्सपेंशन तभी तक रहेगा जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ना पहुंच जाए। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स एंड प्रोडक्शन है ना इज एट इट्स मैक्सिमम पॉसिबल लेवल यूजिंग द अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्स। जो रिसोर्स हैं उन रिसोर्स को इस्तेमाल करके, क्योंकि वो रिसोर्स तो नहीं बढ़ने वाले, उन्हीं रिसोर्स को इस्तेमाल करके हम उन रिसोर्स को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यानी कि मैक्सिमम लेवल तक ही यूज़ कर सकते हैं, उसके आगे तो नहीं कर सकते यूज़। तो वही हो गया पीक। बात क्लियर हुई? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो। क्या मतलब हुआ इसका? अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्वेंट ने ना कि जो चाहते नहीं है। अनैच्छिक, नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, काम ही नहीं है। काम ही नहीं है। तो एक्सपेंशन वाला फेज तब तक चलेगा जब तक कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जीरो पर ना पहुंच जाए। वैसे ऐसा होता थोड़ी है। फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट इनवॉलेंट्री वाला आ रहा है, और इसको नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट छोड़कर। इसका मतलब क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स, तो रिसोर्स का फुल एम्प्लॉयमेंट तक यूज़ करना। हाँ, पूरा इस्तेमाल करना। एंड वट एवर अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर इज आइदर फ्रिक्शनल। अब क्या यहाँ पे वो बात लिख दी जो मैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बता रहा था, वो लिख दिया कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं लिया जाना। फ्रिक्शनल मतलब जैसे ड्यू टू चेंज ऑफ जॉब, सस्पेंशन है, सस्पेंडेड वर्क ड्यू टू स्ट्राइक और ड्यू टू इम्परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर। इन सारे रीजंस को हटा दो। ज़्यादातर यही तो फ्लक्चुएशंस आती हैं, आना जाना इन्हीं का तो चल रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हटा दो। तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर देखा जाए इनको हटा के तो वो लगभग जीरो पे पहुंच जाता है। प्राइस एंड कॉस्ट ऑल्सो टेंड्स टू राइज फास्टर। कॉस्ट भी बढ़ रही होती है, प्राइस भी बढ़ रहा होता है, तभी तो इन्फ्लेशन आ जाता है। गुड अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट अकर्ड। जो इन्वेस्टमेंट लगा रखी है हमने, उस इन्वेस्टमेंट पे हमें अच्छा रिटर्न, एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने लग जा रहा होता है। एंड डिमांड फॉर ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस। डिमांड बढ़ जाती है। हर तरह के गुड सर्विसेज के राइज डिमांड बढ़ गई है। देयर इज ऑल टुगेदर increasing prosperity and people enjoy high standard of living due to high level of consumer spending। लोगों की बात की जाए तो वो अपनी प्रॉस्पेरिटी को क्या करते हैं, ऑल टुगेदर इंक्रीजिंग प्रॉस्पेरिटी, अपनी जो क्षमता है, अपनी जो खासियत है ना, वो अपने लेवल को बहुत इंक्रीज़ करने में लगे रहते हैं और अच्छे खासे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को
अवेल कर रहे होते हैं, मतलब रहन सहन जो उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका होता है और कंज्यूमर अच्छा खासा पैसा खर्च भी कर रहे होते हैं। ठीक है, बिजनेस कॉन्फिडेंस आ रहा होता है, जो बिजनेस कर रहा है उसको अपना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मेरा बिजनेस तो बहुत बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रहा है मुझे। प्रोडक्शन का कॉन्फिडेंस आ रहा है, फैक्टर इनकम अच्छी खासी आ रही है, फैक्टरों से अच्छी खासी इनकम आ रही है, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट बढ़िया चल रहा है। तो ऐसे में द ग्रोथ रेट इवेंचुअली स्लोज डाउन एंड रीच इट्स पीक। तो एक्सपेंशन के बाद चलते चलते एक्सपेंशन तो हुआ क्योंकि सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, और एक टाइम ऐसा आ गया जब रिसोर्स अपने लगभग फुल यूटिलाइजेशन पर हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जीरो है, इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट मैक्सिमम है, और जो पब्लिक है वो अपनी मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी पर है। डिमांड सप्लाई मतलब डिमांड हर तरह के गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड अच्छी खासी चल रही है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा खासा पहुंच चुका है। तो इसका मतलब है कि अब ये इकोनॉमी पीक पर आने वाली है। तो जो ग्रोथ रेट है शुरू में तो तेज चला होगा, लेकिन जैसे ही ये सारी चीज़ें अकर होने लगी हैं तो उस टाइम पर ये ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझो इसे डायग्राम से। देखो यहाँ ये वो दौर है जहाँ एक्सपेंशन हो रहा है, तो यहाँ तो ग्रोथ रेट अच्छी खासी है, हाई ग्रोथ रेट है यहाँ, हाई ग्रोथ रेट। अब ये वाला दौर, ये वाला पीक पहुंचने वाला, लगभग कहाँ अपने पहुँच रहा है, पीक पर पहुँच रहा है। तो ये वो टाइम है जब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, या यूँ कह लो फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है। और क्या है, प्रॉफिट ज़्यादा जीरो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। और क्या है, मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी है। गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बढ़ रही है। और क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, लगभग हर तरह के गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ती जा रही है। कहाँ लिखूँ, तो जगह ही नहीं बची। इंक्रीज द डिमांड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़िया मिला। फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट्स मैक्सिमम, और कंज्यूमर्स का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ ये सब हो रहा है। और जब ऐसा सब दिखने लग जाए हैं, ये सारा दिखने लग जाए, इसका मतलब कौन सा टाइम आ गया है, पीक आने वाला। ये मतलब लगभग ये वाला टाइम है। तो यहाँ पर ग्रोथ रेट क्या रहेगा बताओ, यहाँ भी ग्रोथ बढ़ेगा,
यहाँ ग्रोथ रेट स्लो होगा। इवेंचुअली हाँ ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्लो डाउन। स्लो डाउन। यहाँ इस टाइम पर देखोगे तो ग्रोथ रेट अच्छा खासा हाई चल रहा है, और ये वाला वो टाइम जहाँ पर इकोनॉमी में ये सारी चीज़ें पहुँच गई, तो समझो कि ग्रोथ रेट क्या होने वाला हो गया है? स्लो हो गया है, और हम कहाँ पहुँचने वाले हैं? अब अपने पीक पर पहुँचने वाले हैं। तो अब पता लगाया जा सकता है ना? ठीक है, इसे लिख लो, क्योंकि डायग्राम में तुम्हारे बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। नोट बनाए ना, समझ बना लेंगे तो रफली लिख लोगे तो बाद में नोट्स बनाने में तकलीफ नहीं होगी। बाकी तुम्हारी इच्छा है, स्मार्ट तो तुम हो ही। नहीं थोड़ा ध्यान दिया हमने जब नोट बनाएंगे। देखो दूसरा फेज है पीक। तो पीक के लिए द टर्म पीक रेफर्स टू द टॉप ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल। ये बात मैं पहले बता चुका। इन द लेटर स्टेजेस ऑफ एक्सपेंशन के बाद का जो स्टेज है, इनपुट्स आर डिफ़िकल्ट टू फाइंड। अब देखो, अब आ रहा है रीज़न कि पीक मिलने का कारण क्या है, मतलब पीक पॉइंट से आगे क्यों नहीं जा पा रहे हम? पहला कारण, इनपुट आर डिफ़िकल्ट टू फाइंड, यानी इनपुट तो ख़त्म हो रहे हैं, रिसोर्स ख़त्म हो गए ना, जितना था रिसोर्स उतना ही तो इस्तेमाल करेंगे। एज दे आर शॉर्ट ऑफ देयर डिमांड एंड देयर फोर इनपुट प्राइस राइजेस। समझ के आया? डिमांड तो अपनी खासी अपनी जगह पर है, इनपुट हो गया शॉर्ट तो डिमांड प्राइस हो जाएगी ज़्यादा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। आउटपुट प्राइस ऑल्सो राइज रैपिडली लीडिंग टू इंक्रीज्ड लेवल ऑफ लिविंग एंड ग्रेटर स्ट्रेन ऑफ फिक्स्ड इनकम अर्नर्स। जब इनपुट ही महंगा हो जाएगा तो आउटपुट सस्ता कैसे हो सकता है? आउटपुट भी तो महंगा होगा। तो आउटपुट जो है वो बढ़ने लगेगा, जिससे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी। अब ये कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है? जीवन बिताने की लागत। पहले जैसे कहते हैं ना कि पहले 2000 में घर खर्चा चल जा रहा था, 5000 में नहीं चल पा रहा, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है। तो यही कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। एंड ग्रेटर स्ट्रेन ऑन फिक्स्ड इनकम अर्नर्स, जो फिक्स्ड इनकम अर्नर्स हैं, जिनकी इनकम ही फिक्स है, महीने का जो भी कमा रहे हैं 20-25 हज़ार 30 हज़ार फिक्स, उसके अलावा और कोई इनकम है ही नहीं उनके पास, उनके सिर पर बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाती है। आगे बात समझ में? कंज्यूमर्स बिगिन टू रिवाइव देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन हाउसिंग, ड्यूरेबल गुड्स एटसेट्रा। हाँ अच्छा, रिव्यू। कंज्यूमर्स बिगिन टू रिव्यू मतलब कंज्यूमर जो है अपने खर्चों को फिर से चेकआउट करने लग जाते हैं। समझ रहे हो? हाउसिंग के घर के खर्चे, ड्यूरेबल गुड्स वगैरह वगैरह, इन सब पे वो जो पहले इतना खर्च करते थे और इतना गुड्स लेकर आते थे, अब वो गुड्स की क्वांटिटी उन्हें कम करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? क्योंकि प्राइस बढ़ गए। एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेंट, तो इससे एक्चुअल जो डिमांड है वो कम होने लगेगी, खतरे में आ जाती है। दिस इज द एंड ऑफ एक्सपेंशन एंड इट अकर्स व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ हैज रीच्ड अ पॉइंट वेयर इट विल stabilize for a short time and then move in the reverse direction। पूरा एक चेन समझ में आ रही है? रिसोर्स अपने लगभग जो है कि ख़त्म हो चुके हैं, इनपुट हमारे पास ज़्यादा है नहीं, लेकिन डिमांड
क्योंकि पिछले एक्सपेंशन फेज में देखो बताया था ना कि लोग डिमांड करने लगते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो लोगों की डिमांड तो अभी उसी फेज़ में है, लेकिन जो इनपुट है वो कम हो गया, जिस वजह से इनपुट की कीमत बढ़ गई, जिस वजह से आउटपुट की कीमत भी बढ़ जा रही है। आउटपुट की कीमत बढ़ी तो क्या मिलेगा? प्राइस का बढ़ना। वही जो अपना बजट है, बजट जो अपना घरेलू बजट होता है उस पर अटैक पड़ रहा है। फिक्स्ड इनकम अर्नर्स पे तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है। वो अपने मंथली डेली कंजम्पशन को फिर से क्या करने लग जाते हैं, उन पे हिसाब लगाने लग जाते हैं कि इसको हम यहाँ से कटौती कर सकते हैं, इसकी यहाँ कटौती कर सकते हैं। कटौती करने के चक्कर में डिमांड कम करने लगेंगे। जो डिमांड ज़्यादा चल रही थी जिस वजह से एक्सपेंशन आ रहा था, है ना, अब वो डिमांड क्या होने लग गई, कम, तो एक्सपेंशन यहीं पर आ गया। यहाँ के आगे वो जा ही नहीं पाया। समझ गए मेरी बात? और उसके बाद ये वो टाइम आ जाता है जहाँ कर्व या इकोनॉमिक ग्रोथ पहुंचकर स्टेब्लिश हो जाती है ना, स्टेबलाइज कहते हैं ना, स्टेबलाइज मतलब मेंटेन हो जाना। मेंटेन हो गई, स्थिर हो गई, स्थिर होने के बाद अब वो अपने तीसरे फेज में आ जाएगी। समझे? तो इसको भी तुम एक चेन के रूप में लिखोगे। वही तो है मेन चीज़ के इनपुट का प्राइस बढ़ गया। अब इनपुट का प्राइस बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो, लेकिन कॉस्ट कम थोड़ी हो जाएगी उससे। तो डिक्रीज इन इनपुट होता है, डिक्रीज इन इनपुट। इनपुट में डिक्रीज का रिजल्ट क्या आ रहा है? प्राइस राइज। इनपुट प्राइस राइज। इनपुट का प्राइस बढ़ने से आउटपुट का प्राइस बढ़ जाएगा। आउटपुट प्राइस राइज। आउटपुट के प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड क्या होगी? कम करने लगे। डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर कहो ना, एक्सपेंडिचर्स में कम करना पड़ेगा ना। एक्सपेंडिचर में कम होने का मतलब क्या है? डिक्रीज इन डिमांड। और डिक्रीज इन डिमांड रिजल्ट क्या देगा हमें? पीक, है ना, या यूँ कह लो कि स्टेबलाइजिंग ऑफ एक्सपेंशन। ये थोड़ा बढ़िया वर्ड लगेगा, स्टेबलाइजिंग ऑफ एक्सपेंशन, which is also called peak। हटाऊं? फिर आएंगे तीसरे फेज में, कॉन्ट्रैक्शन। द इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो एंडलेसली। देखो यहाँ पे वो लाइन लिख दी जो मैंने बताया था, इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो एंडलेसली। एक ऐसी ग्रोथ जिसका कभी अंत नहीं है, कोई भी इकोनॉमी कर ही नहीं सकती ऐसा, क्योंकि उसके पास कभी ना कभी रिसोर्स की कमी हो ही जाएगी, होगी। और जिस दिन रिसोर्स की कमी हो गई, ग्रोथ का एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि रिसोर्स की कमी हो गई तो पीक आया। पीक आने का मतलब है कि ग्रोथ का एंड हो गया, एक्सपेंशन में ग्रोथ का एंड। वंस पीक इज रीच्ड, इंक्रीज इन डिमांड
is halted and starts decreasing in certain sectors। जैसे ही पीक पकड़ा जाएगा, डिमांड होल्टेड, होल्टेड का मतलब होता है होल्ड हो जाएगा, रुक जाती है। हमारे का इंक्रीज इन डिमांड इज होल्डेड, डिमांड का बढ़ना रुक जाता है। हाँ, लो अंडरलाइन नहीं किया था ये। तो डिमांड का बढ़ना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, एंड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, और कुछ सेक्टरों में तो गिरना भी शुरू हो जाएगा। सेक्टर मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी वाले, समझ गए। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन देयर इज फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। फॉल इन द लेवल ऑफ, देखो इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी, एम्प्लॉयमेंट में कमी आ जाएगी, समझ गए। प्रोड्यूसर्स डू नॉट इंस्टेंटेनियसली recognize the pulse of the economy and continue anticipating higher level of demand। देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर्स, पता नहीं क्यों ये बिगड़ क्यों जाता है। प्रोड्यूसर्स डू नॉट इंस्टेंटेनियसली रिकॉग्नाइज द पल्स ऑफ द इकोनॉमी। जो प्रोड्यूसर लोग होते हैं वो लगातार इकोनॉमी की पल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते, क्योंकि पल्स अब धड़कनें तेज चलने लगी है ना अब इकोनॉमी की, लेकिन प्रोड्यूसर लोग पहचान नहीं पाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अभी और काम कर सकते हैं हम। एंड कंटिन्यू एंटीसिपेटिंग हायर लेवल्स ऑफ डिमांड, वो अभी भी इस उम्मीद में रहते हैं कि डिमांड और ज़्यादा आएगी, डिमांड और ज़्यादा आएगी। इसे एंटीसिपेटिंग मतलब कि अंदाज़ा लगा के रखना, कुछ एक एक्सपेक्टेशंस रखना। एंड देयरफॉर, इसलिए मेंटेन देयर एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। इसी उम्मीद में कि डिमांड आएगी, इस उम्मीद में वो अपना इन्वेस्टमेंट का लेवल, प्रोडक्शन का लेवल मेंटेन करके रखते हैं। समझ में आ रही मेरी बात। अब इससे हुआ क्या, द कॉन्सिक्वेंस इज अ डिस्क्रिपेंसी और मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या आता है, रिजल्ट क्या आएगा, मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। मिल नहीं पा रहा, डिमांड तो हो नहीं रही, प्रोड्यूसर इस उम्मीद में बैठा है कि डिमांड होगी, इसीलिए वो प्रोडक्शन का लेवल अपना गिरा नहीं रहा, तो वो प्रोडक्शन किए जा रहा है, सप्लाई बढ़ते जा रही है। आ गया गैप, तो सप्लाई बढ़ गई, डिमांड बढ़ी ही नहीं, कॉन्ट्रैक्शन शुरू। सप्लाई फार एक्सीड डिमांड, सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है डिमांड से, मार्केट में हालात ख़राब हो जाते हैं, स्टॉक पे स्टॉक, स्टॉक पे स्टॉक जमा होने लग जाता है। अब उस स्टॉक को ख़त्म करने के लिए प्राइस कम करने पड़ जाते हैं। इनिशियली दिस हैपेंस ओनली इन फ्यू सेक्टर्स एंड एट अ स्लो पेस। शुरुआती दौर में तो ये कुछ ही सेक्टर में होता है और धीरे धीरे होता है, लेकिन उस वक्त तो कोई पहचान ही नहीं पाता इसे। इंट्रोडक्शन में बताया था ना ये बात मैंने। तो जब डाउनफॉल होता है शुरुआत में उसे कोई पहचान नहीं पाता, वो इसी उम्मीद में रहता है कि कल तो कुछ अच्छा होगा, कल तो कुछ अच्छा होगा, आज उसके लिए हम तैयार रहें, आज उसके लिए तैयार रहें। इसी चक्कर में, तैयार रहने के चक्कर में सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और डिमांड वो बढ़ती नहीं है। बट लेकिन रैपिडली स्प्रेड टू ऑल द सेक्टर्स, लेकिन धीरे धीरे ये लगभग तीनों ही सेक्टरों में फैल जाता है। प्रोड्यूसर्स बिगिन अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव इंडल्ज इन एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट एंड ओवर प्रोडक्शन। तो कुछ समय के बाद बोला है कि प्रोड्यूसर्स बीइंग अवेयर, प्रोड्यूसर्स को अवेयर रहना जरूरी है। किस लिए, ऑफ द फैक्ट दैट, किस बात के लिए ज़रूरी रहना है कि
इंडल्ज इन एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट, एक्सेसिव ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना भी क्या होता है, हानिकारक हो जाता है। एंड ओवर प्रोडक्शन भी बेकार है। रिस्पॉन्ड बाय होल्डिंग बैक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान्स, है ना, क्या करना चाहिए उसे, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान बनाना चाहिए, अभी तुरंत के तुरंत नहीं कर लेना चाहिए, समझे। जैसे तुम लोग आ रहा था कि एसी लगवा लो, एसी लगवा लो, एसी लगवा लो, ये इनिशियल फेज़ है, तो उस वक्त इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं रखना चाहिए। कैंसिलेशन एंड स्टॉपेज ऑफ ऑर्डर्स फॉर इक्विपमेंट्स एंड ऑल टाइप ऑफ इनपुट्स इंक्लूडिंग लेबर। देखो अब क्या हो जाता है, धीरे धीरे कहाँ पहुँच रहे हैं, कैंसिलेशन एंड स्टॉपेज ऑफ ऑर्डर्स फॉर इक्विपमेंट्स हैं, या यूँ कह लो कि इनपुट वगैरह के जो ऑर्डर दिए हैं उन्हें कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि वो इनपुट आएंगे तो ऑब्वियसली वो हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और हालात अभी वैसे हैं नहीं, तो क्या कर दो, सबको कैंसिल कर दो। ऑल टाइप ऑफ इनपुट्स इंक्लूडिंग लेबर, सारे इनपुट्स धीरे धीरे क्या करो, रिड्यूस करो, उनके ऑर्डर कैंसिल करो। लेबर को भी इंक्लूड करके भी बात कर रहे हैं यहाँ, लेबर भी है नहीं कि समाज सेवा कर रहे हैं तो लेकिन उस चक्कर में ज़्यादा ही भर लिया अपने यहाँ, क्योंकि उनको भी पेमेंट करनी है, समझे। दिस इन टर्न generates a chain of reaction in the input market and producer of capital goods and raw material in turn respond by cancelling and curtailing their orders। तो ऐसा होने लग जाता है, धीरे धीरे सारे ऑर्डर वगैरह कैंसिल होने लग जाते हैं। तो देखोगे तो प्रोड्यूसर की तरफ से भी डिमांड कम होने लग गई, पहले तो कंज्यूमर की तरफ से हुई, अब प्रोड्यूसर की तरफ से भी डिमांड डाउन होने लग गई। This is the turning point and the beginning of recession। यही वो दौर है जो टर्निंग पॉइंट आ गया। इसके लिए अगर देखोगे कॉन्ट्रैक्शन के लिए तो बस यही देखना है, एक तो कंज्यूमर है, हैं, कंज्यूमर डिमांड कम करने लग जाता है, या यूँ कह दो कि डिमांड को होल्ड कर देता है, लेकिन प्रोड्यूसर प्रोडक्शन चालू रखता है। बट कंज्यूमर की तरफ से देखें डिमांड होल्ड रहता है, बट प्रोड्यूसर कंटिन्यू टू प्रोड्यूस। जिस वजह से इसका रिजल्ट क्या आया, डिमांड और सप्लाई के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया, डिमांड कम रह गई और सप्लाई ज़्यादा हो गया। और वही दूसरी तरफ देखें प्रोड्यूसर लोगों को, प्रोड्यूसर लोग भी मार्केट में इनपुट का डिमांड कम कर देंगे, या अपने कैपिटल गुड्स, यहाँ लिखा हुआ था कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल, या इन सब की डिमांड भी कम करने लगते हैं। डिक्रीज इन डिमांड ऑफ capital goods and input materials, कॉन्ट्रैक्शन का रीज़न समझ में आ गया। प्रोड्यूसर वाला सॉल्यूशन हो गया ना इसका, रीजन क्या है, रीजन ये पूरा ये देखो ऊपर वाली की वजह से प्रोड्यूसर ने अपना डिमांड कम कर दिया ना, इससे
क्योंकि स्टॉक ज़्यादा है मार्केट में तो सप्लाई ज़्यादा हुई पड़ी है। तो प्रोड्यूसर ने डिमांड कम किया तो प्रोड्यूसर मार्केट में भी तो डिमांड कम हो गया, वहाँ सप्लाई ज़्यादा रह गई। एक सप्लाई को ठीक करने के चक्कर में दूसरी सप्लाई बिगड़ गई। भाई डिमांड होती रहती तो सप्लाई कम से कम प्रोड्यूसर मार्केट में तो डिमांड सप्लाई बराबर रहता, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। बस अब इसको यहाँ पे और डिटेल में समझा दिया। डिक्रीज इन इनपुट डिमांड पुल्स इनपुट प्राइस डाउन। इनपुट डिमांड इनपुट की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है, जिस वजह से प्राइस डाउन होने लग जाते हैं इनपुट के। समझ गए? इनपुट मार्केट में ही प्रोड्यूसर ने डिमांड कम कर दी तो इनपुट मार्केट में प्राइस भी तो कम होने लग जाएगा। सप्लाई वहाँ ज़्यादा है तो प्राइस कम होने लगेगा। इनकम ऑफ वेज एंड इंटरेस्ट अर्नर्स ग्रेजुअली डिक्लाइन रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो वेजेस कमा रहे हैं, जो ब्याज कमा रहे हैं, इनकी भी सबकी कमाई कम हो जाएगी, जिस वजह से ये गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड कम करेंगे, क्योंकि इनकम उनकी भी कम हो गई ना। Producers lower their price in order to dispose of their inventories and for meeting their financial obligations. प्रोड्यूसर लोग अपने गुड्स के प्राइस कम करने लग जाते हैं ताकि वो कम से कम अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस झेल सकें। कंज्यूमर इन देयर टर्न एक्सपेक्ट फर्दर डिक्रीज इन प्राइस। अब जब प्रोड्यूसर प्राइस गिराने लग गया तो कंज्यूमर अब देख रहा है कि अरे प्राइस गिर रहा, अभी और गिरेगा, अभी डिमांड नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, है ना। नया मोबाइल आता है, उसकी डिमांड ज़्यादा नहीं होती है अगर, तो फिर प्रोड्यूसर उसके प्राइस गिराने लग जाता है ना। अब जिसने ख़रीदना है मोबाइल वो देखता है इसके तो प्राइस गिर गए, एक महीने पहले 50,000 का था, आज ये 30,000 का है, अभी और गिरेगा, अभी और रुकते हैं। समझ रहे हो? तो कंज्यूमर ने भी डिमांड कम कर दी। प्रोड्यूसर डिमांड कम होने की वजह से प्राइस कम कर रहा है ताकि डिमांड बढ़ जाए। दूसरी तरफ कंज्यूमर वो इसी उम्मीद में बैठ गया कि अभी और प्राइस गिरेगा, अभी और चुपचाप शांत बैठ जाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो बस कंज्यूमर इन देयर टर्न एक्सपेक्टेड with reduced consumer spending aggregate demand falls, generally causing fall in price. The discrepancy between demand and supply gets wider, जिस वजह से जो डिफरेंस कम करने की कोशिश की गई थी वो डिफरेंस और ज़्यादा हो जाएगी, है ना। दिस प्रोसेस gathers speed and recession becomes saver. है जो स्पीड है प्राइस गिरने की वो बढ़ जाएगी और रिसेशन और तेज हो जाएगा। लोग इन्वेस्टमेंट करना कम कर देंगे, डर लगेगा ना, पैसा लगा दे डूब जाए। प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन रिजल्टिंग इन फर्दर डिक्लाइन इन इनकम। प्रोडक्शन भी कम हो गया, इन्वेस्टमेंट भी कम, एम्प्लॉयमेंट भी कम, जिस वजह से इनकम भी डिक्रीज हो जाएगी। डिमांड एंड कंजम्पशन ऑफ बोथ कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, इनकी भी अब जब इनकम ही कम हो गई कंज्यूमर की तो वो कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स इन सब की डिमांड कहाँ से करेंगे? तो अल्टीमेटली फिर डिमांड कम हो गई इनकी, हैं। बिजनेस फर्म्स बिकम pessimistic about the future state of economy, and there is a fall in profit expectations which induces them to reduce investment. पूरी बिजनेस फर्म जो है वो कुछ हालातों को झेलती हुई दिखाई देगी। प्रॉफिट नहीं हो रहा, सारे कंटेंट्स फ्यूचर में टालने शुरू कर देंगे, जिस वजह से इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाएगा। जो एक कुछ उम्मीद थी
कि जिसकी वजह से जो डाउनफॉल है वो बढ़ेगा, मतलब डाउनफॉल जो आ रहा था वो घट के ग्रोथ बढ़ेगा। क्या थी वो उम्मीद? इन्वेस्टमेंट। तो लोग इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस करने लग जाते हैं क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो रहा। बैंक उधार देना बंद कर देता है। एज बोरोइंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट करना ही कम कर रहे हैं तो बैंक उधार देना कम कर देगा। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इज़ एट इट्स लोएस्ट, तो जो इन्वेस्टर है जो दूसरे के बिजनेस में पैसा लगाता है वह अपना कॉन्फिडेंस ही खोने लग जाएगा, किसी पे भरोसा ही नहीं होगा उसे, तो वो पैसा लगाएगा फिर नहीं लगाएगा। स्टॉक मार्केट फॉल, स्टॉक मार्केट गिर जाता है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज डेस्पाइट फॉल इन वेज रेट्स, वेज रेट भी कम हो रहा है, दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। यानी कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, दूसरी तरफ जो एम्प्लॉयड हैं उनको वेज रेट भी कम मिल रहा है, ज़्यादा नहीं मिल रहा, वो अपनी डिमांड भी कम करेंगे। तो फिर वो डिमांड कम करेंगे। द प्रोसेस ऑफ रिसेशन इज कंप्लीट एंड द सेवर कॉन्ट्रैक्शन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज पुश द इकोनॉमी इनटू द फेज ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गया बात? तो कॉन्ट्रैक्शन जो है ज़बरदस्ती इकोनॉमी को कहाँ ढकेल रहा होता है? डिप्रेशन की तरफ भेज रहा होता है। एक्सपेंशन का उल्टा ही है, जो उसमें है उसमें इसका अपोजिट है। बिल्कुल अपोजिट आ गया। एंड देन आखिरी पॉइंट पर है ट्रो एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन इज द सेवर फॉर्म ऑफ रिसेशन। रिसेशन का सेवर फॉर्म, सेवर फॉर्म मतलब एकदम जहाँ रिसेशन आके रुक जा रहा है उस समय को कहा जाता है ट्रो या डिप्रेशन। एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हम डिप्रेशन को क्या कहेंगे? एक्सट्रीमली स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि एकदम बेकार सिचुएशन। ये वो सिचुएशन होती है जिसमें जो डर गया वो बिक गया। घर तो है ही नहीं ना फिर इकोनॉमी का, वो दूसरी इकोनॉमी उसे खरीद लेगी। खरीदना मतलब कब्जा लेंगे, तो ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन होती है ट्रो। ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव। पहली बात, ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाता है। एंड द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिक्लाइंस रैपिडली। नेशनल इनकम भी और नेशनल एक्सपेंडिचर भी सब बहुत तेज़ी से गिर रहे होते हैं। डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिक्रीजेस, ये तो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। प्राइस are at their lowest and declining rapidly, forcing the firm to shut down several production। ये जो डिक्लाइन है, ये डिक्लाइन कुछ फर्मों को फोर्स कर रहा होता है कि तुम अपने आप को बंद कर दो, समझे? तो कुछ जो है तो वाकई में डर भी जाते हैं। ऑब्वियसली जब प्रॉफिट नहीं हो रहा तो चिंता बढ़े जा रही है, तो फर्म बंद करके बाहर आ जाते हैं। सिंस कंपनीज आर अनेबल टू सस्टेन देयर वर्कफोर्स देयर इज माउंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट विच लीव्स द कंज्यूमर विद वेरी लिटिल डिस्पोजल इनकम। अब क्योंकि कंपनियां जो हैं वो अपनी स्टेबिलिटी को सस्टेन करने में असमर्थ रहे, वर्कफोर्स यानी कि काम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से वो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, मतलब अपने यहाँ से वर्कर्स को निकालने शुरू कर देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट करते हैं। जिससे होता क्या है कि वो जो लोग निकले हैं उनकी अपनी डिस्पोजल इनकम कम हो जाती है। डिस्पोजल इनकम समझते हो? हाँ,
वो इनकम जो एक्चुअली एक कंज्यूमर इस्तेमाल करता है अपने और अपने परिवार वालों पर, तो वो इनकम का लेवल ही कम हो गया। A typical feature of depression is the fall in the interest rate। तो डिप्रेशन का एक जो बहुत टिपिकल है वो है इंटरेस्ट रेट का गिर जाना। कैसे? क्योंकि लोन ही कम जा रहा है, इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं लगता। इनकम ही नहीं है लोगों के पास, तो इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ जाता है, जिस वजह से फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? भाई जब लोन दे रहा है उसकी तो कमाई ही नहीं होगी। तो विद लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पीपल्स डिमांड फॉर होल्डिंग लिक्विड मनी इंक्रीजेस। पीपल्स डिमांड फॉर होल्डिंग लिक्विड मनी इंक्रीज। जब इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा तो लोग बैंक में पैसा क्यों रखेंगे? फिर निकाल लेंगे, कहेंगे लाओ हमें दो, हम खुद ही रख लेंगे इसे। डेस्पाइट लोअर इंटरेस्ट रेट द डिमांड फॉर क्रेडिट डिक्लाइंस। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होने के बावजूद लोग लोन नहीं लेंगे मार्केट में, क्योंकि लोन लेना कोई बड़ा टास्क नहीं है, लोन चुकाना बड़ा टास्क है। अब लोग देखेंगे कि ठीक है इंटरेस्ट रेट कम है लेकिन अपनी इनकम भी तो कम है, हम चुका कैसे पाएंगे इसे? नहीं चुका पाएंगे। बिकॉज इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस हैज़ फॉलन। हैं जो इन्वेस्टर जो हमें पैसा देगा उसका भी हम कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे। Often it also happens that the availability of credit also falls due to possible banking or financial crisis। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इज फॉल्ट। उधार की जो फैसिलिटी है वो डाउन होने लग जाएगी, क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे। बैंक में पैसा डूबने लग जाएगा, बैंक का अपना पैसा जगह जगह डूबेगा, फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे, सबके जो है ज़्यादातर बेड डेट होने लगेंगे और हालात ख़राब हो जाएंगे। इंडस्ट्रीज स्पेशली कैपिटल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्री सफ़र फ्रॉम एक्सेस कैपेसिटी। अभी बताया था कैपिटल गुड्स वाली इंडस्ट्री है या कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्री है जो ड्यूरेबल गुड्स हैं उनके लिए, तो उनके पास सफ़र फ्रॉम एक्सेस कैपेसिटी। कैपेसिटी तो है लेकिन उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वर्कर वगैरह सबको निकाल दिया, वर्कर निकाल के बाहर कर दिए हैं, तो वो अपने उस कैपेसिटी का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ बैंक्रप्सीज एंड लिक्विडेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। बहुत सारे बैंक्रप्ट दिखाई देंगे, जगह जगह इंसॉल्वेंट हो रहे होंगे, लिक्विडेशन हो रहा होगा, यानी कि कोई फर्म फैक्ट्री कंपनी सब बंद हो रही होंगी। एट द डेप्थ ऑफ द डिप्रेशन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टच द बॉटम एंड द फेज ऑफ ट्रू इज रीच। तो इसका अब अगर हम इस हिसाब से कहाँ जा रहे हैं? डिप्रेशन की गहराई में जा रहे हैं। और डिप्रेशन की गहराई में जाने का मतलब क्या है कि सारी इकोनॉमियाँ बॉटम को टच कर रही होंगी, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बॉटम टच कर देगी और हम ट्रू को टच कर देंगे। इट इज़ वेरी रिकॉग्नाइजिंग पीरियड कॉजिंग लॉट ऑफ डिस्ट्रेस फॉर ऑल। ये एक वो सिचुएशन आएगी, वो सिचुएशन रहेगी जब डिस्ट्रेस हर जगह देखने को मिलेगा, सभी चिंता में होंगे, टेंशन में होंगे। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 to 33, ये 4 साल का एक जो डिप्रेशन था वो सबसे भयंकर था। इट स्टिल सिटेड फॉर द एनॉर्मस मिजरी एंड ह्यूमन सफरिंग्स इन इट कॉज। तो ये यहाँ तक के 4 फेज़ हो गए, इसके बाद रिकवरी। रिकवरी क्या है? तो रिकवरी वही सारी सिचुएशंस हैं। अभी रुक जाओ, बहुत टाइम हो गया सर। रिकवरी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है
जब ट्रो को टच करते हैं तो ट्रो जनरली लास्ट फॉर सम टाइम्स, ये जनरली क्या होता है, कुछ ही समय के लिए होता है। तो जो बंद हो गए तो हो गए, वो तो हार मान के पीछे चले गए। लेकिन जो अभी बचे हुए हैं वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अपने जो है रिसर्च वर्क करना शुरू कर देंगे, नई टेक्नोलॉजी लाना, नया अमाउंट इन्वेस्ट करना। बहुत बड़ा है। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं, देखो, मार्क्स ट्रो जनरली लास्ट फॉर सम टाइम्स एंड मार्क्स द एंड ऑफ पेसिमिज्म एंड द बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म। पेसिमिज्म जो था अपना, जो गिरने वाला जो दौर था, है ना, तकलीफ़ वाली जो ज़िंदगी थी, अंधेरा निकल गया उनकी ज़िंदगी से, अब ऑप्टिमिज्म की तरफ जाएंगे। दिस रिवर्स द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल इज इनिशियली फेल्ट इन द लेबर मार्केट। जो रिवर्सल का जो है फेज़ वो लेबर मार्केट में देखने को मिल जाता है। परवेसिव अनएम्प्लॉयमेंट फोर्स द वर्कर्स टू एक्सेप्ट वेजेस लोअर दैन द प्रिवेलिंग रेट। द प्रोड्यूसर्स एंटिसिपेट लोअर कॉस्ट एंड बेटर बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि कॉस्ट, लेबर कॉस्ट डिक्रीज हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को काम ही नहीं मिल रहा है। तो जो प्रोड्यूसर है वो किसी वर्कर को रखेगा तो वर्कर कम रेट पे भी काम करने लगेगा, जिस वजह से प्रोड्यूसर की अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी तो वो प्रोडक्शन बढ़ाने लगेगा। जब उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रही है तो वो प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है ना, क्यों डिमांड ज़्यादा होगी? प्रोडक्शन, बिल्कुल। तो जब प्रोडक्शन बढ़ाएगा उसी लोअर रेट पर, हैं, तो धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ेगा और वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने लग जाएगा। इधर कमाई थोड़ी सी होने लग जाएगी तो वो टेक्नोलॉजी भी बढ़ा देगा, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट और कम हो जाएगी, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, वर्कफोर्स इंक्रीज़ हो जाएगा, वर्कर को इनकम जनरेट होने लग जाएगी, जिससे ये एक रिकवरी का दौर फिर आ जाएगा। समझ में आ गया? Yes, sir. और उसके बाद फिर हम एक्सपेंशन में आ जाएंगे, और एक्सपेंशन में मैंने शुरू में समझा ही दिया। ये था तुम्हारा एक्सपेंशन पीक कॉन्ट्रैक्शन ट्रो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था ये। ख़त्म हो गया? ठीक है, बाय।